जी, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मैलरी बेस सिंड्रोम। इसमें ये होता है कि एक बंदे को अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग हो ना, तो उसकी वजह से फोर्सफुल वॉमिटिंग की वजह से जो कार्डिया होता है अपना, उस पे वर्टिकल टेयर आ जाती है और इसकी वजह से ब्लीडिंग मतलब मेनली पेशेंट जो प्रेजेंट करता है वो हमारे पास यही है कि उसको उल्टी आ रही होती है। खून में उल्टी आ रही होती है या फिर बड़े पेशाब में काले रंग का आ रहा होता है बड़ा पेशाब, खून आ रहा होता है बड़े पेशाब में। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन होती है। मोस्टली इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता, माइल्ड होती है ब्लीडिंग, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो ऐसे में आपने एंडोस्कोपिक इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हो। मतलब आप अंदर ऐसे कैमरा डाल के इधर स्क्लेरोथेरेपी होती है कि आप ना इंजेक्शन लगाते हो जो कि फाइब्रोसिस काज करवा देता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्क्लेरोथेरेपी, मतलब यहाँ टीका लगाते हो आप इधर, जिसकी वजह से यहाँ फाइब्रोसिस हो जाती है और ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये आप कर सकते हो, कोई चीज़ नहीं आपको जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, बोरहैव सिंड्रोम आपको समझाया था कि इसमें अपना इसोफेजियल परफोरेशन होती है, लेकिन काज ये होता है कि एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से। तो अब एक्चुअली ये फिजिशियन थे हरमन बोरहेव, इन्होंने रिपोर्ट किया था फर्स्ट टाइम एक केस के उसमें एक बंदे ने इस तरह ज़्यादा पहले बिंज ईटिंग कर ली, मतलब ज़्यादा खा लिया, उसके बाद अपने आप को कोई सेल्फ प्रेस्क्राइब्ड इमेटिक दी, फिर उनको ना उल्टियाँ शुरू हो गई। उल्टी बाहर थोड़ी सी आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनको सडन चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया और बहुत ज़्यादा ना ऐसे मसला स्टार्ट हो गया और एट देन उनकी डेथ हो गई। जब ऑटोप्सी की तो वो सारा था ना फूड वगैरह और मेडिसिन जो थी वो सारी लेफ्ट चेस्ट कैविटी में पड़ी थी। इसोफिजियल परफोरेशन हो चुकी थी, ठीक है, और प्लूरल कैविटी में चली गई थी सारी। मोस्टली आपको पता है लेफ्ट साइड ही रप्चर करती है। उसकी मतलब ये जो लेफ्ट साइड है ना अपने पास इसोफिगस की, मोस्टली परफोरेशन लेफ्ट साइड पे होती है। अच्छा, बाकी वो कह रहा है कि मेलरी बेस सिंड्रोम और बोरहेव सिंड्रोम में आपको फर्क पता होना चाहिए। जो बोरहेव सिंड्रोम है वो एसोफेजियल परफोरेशन है, तमाम ट्रांसम्यूरल है, तमाम मेम्ब्रेन्स इसमें परफोरेट होंगी, जबकि जो मेलरी बेस सिंड्रोम है ये सिर्फ म्यूकोजा के अंदर टेयर है। ठीक है, अब हमने पढ़नी है क्रोसिव या कास्टिव इंजरी, या मतलब ये जो मोस्टली बच्चे या फिर बड़े कोई एसिड वगैरह पी के इमरजेंसी में आ जाते हैं, तो हमने उनको डिस्कस करना है। कास्टिक इंजरी कहते हैं कि कोई भी कास्टिक चीज, कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि क्या कहते हैं उसे गला सके, या मतलब कह दो कोई बर्न काज कर सके ना, उसे कहते हैं कास्टिक। तो क्रोसिव कास्टिक इंजरी, क्रोसिव यही होता है कि जो गला सके, उस चीज को खत्म कर इस तरह। इसमें यह है, वो कहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं मोस्टली वो एक्सीडेंटल, मतलब किसी ने कोला की बोतल में कोई ब्लैक कलर का ऐसे कोई चीज रखी हुई है या फिर स्प्राइट की बोतल में कोई सफेद रंग का तेजाब रखा हुआ है, तो बच्चे वो एक्सीडेंटली पी लेते हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में पीते हैं, फौरन उनको मसला होता है तो वो छोड़ देते हैं। जबकि जो टीनेजर्स और अडल्ट हमारे पास मोस्टली आते हैं, अब वो बच्चे तो नहीं है, तो वो मोस्टली सुसाइड के लिए ना जानबूझ के ज्यादा मिकदार में पी के आए होते हैं। अब इसमें यह है कि आपके पास कोई कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि 2 से जिसकी पीएच कम हो या 12 से जिसकी पीएच ज्यादा हो, वो कास्टिक इंजरी कहा सकता है। मतलब या तो वो ज्यादा बेसिक हो या ज्यादा एसिडिक हो, इन दोनों केसेस में वो इंजरी करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो हमारे पास एसिड्स हैं, ये आपको पता है घर में बाज़ औक़ात बैटरी वगैरह पड़ी होती हैं, यूपीएस वगैरह पड़े होते हैं, तो उनमें उसके एसिड्स होते हैं या फिर एंटी रस्ट कंपाउंड्स होते हैं, या फिर जैसे हार्पिक वगैरह है, ये एसिडिक होते हैं। ठीक है, जो अल्कलीज हैं उनमें आपको पता है ये वॉशिंग पाउडर आ गए या फिर ड्रेन क्लीनर्स आ गए या फिर जो ब्लीच वगैरह होती है, तो ये अपने पास आ गए अल्कलीज में, जो नॉर्मली घर में पाए जाते हैं। अब अल्कलीज क्या करती हैं, जो अल्कलीज है ना ये यार ये घुस जाती हैं टिश्यू के अंदर, डिजोल्व हो जाती हैं। ठीक है, डिसॉल्व हो जाती हैं टिश्यू के अंदर और पेनिट्रेट डीपली पेनिट्रेट करती हैं। मतलब लेट्स सपोज अगर हम लोग बात करें कि ये एक बंदे हैं ना, उसकी इसोफिगस की वाल है, ये इसोफिगस की वाल है, जो अब अल्कली कैसे डैमेज करती है, अल्कली आती है एक तो ना ये क्या कहते हैं कि ये होती है डेंस होता है थोड़ा सा ये लिक्विड एज कम्पेयर टू, तो ये बल्कि थोड़ा लाइटर होता है और ये एडहेसिव होती है, मतलब चिपक चिपक के जाती है। तो मोस्टली ये होता है कि ये इसोफिगस के अंदर ही पेनिट्रेट करती जाती है, तो डीपली पेनिट्रेट कर जाती है। एज ए रिजल्ट ये होता है कि ज्यादा डैमेज पहुंचाती हैं इसोफेगस को। ठीक है, लेकिन अगर एसिड्स की बात की जाए ना, तो एसिड्स का ये सीन है कि यार जो एसिड्स होते हैं वो मोस्टली मतलब जहां जहां लगते हैं ना वहां एक एस्कार बन जाते हैं। एस्कार मतलब फौरन जिस टिश्यू पे लगते हैं वहां एस्कार कहते हैं
कि डेड स्किन, डेड टिश्यू थोड़ा सा, ठीक है, और डेड टिश्यू जो होता है ना वो फिर मजीद पेनिट्रेशन को रोकता है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जो एसिड्स है ना वो एस्कार्स बनाते हुए जाएंगे, पेनिट्रेट नहीं करेंगे, और ज्यादा एसिड जो है वो नीचे चला जाएगा स्टमक में। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जो एसिड है ये स्टमक में इकट्ठा हो जाएगा, खास तौर पे उसके एंट्रम में, यहाँ एसिड इकट्ठा होगा और यहाँ डैमेज खास करेगा, जितनी देर तक पड़ा रहेगा वहाँ डैमेज खास करता रहेगा। तो इस वजह से जो एसिड्स है ना वो स्टमक को ज्यादा इफेक्ट करते हैं, और अगर बेस कोई पी के आया तो वो उसकी इसोफेगस ज्यादा इफेक्ट होगी। रीजन समझाई ना आपको? अच्छा, ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हमने देखना है क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। क्लिनिकल फीचर्स लाइक क्या ही होंगे, जो पेशेंट है उसको अब मुंह जला हुआ है, उसके अंदर चेस्ट, उसके एपिगैस्ट्रिक पेन, मैदे में भी तेजाब है, वहां भी दर्द हो रही है, उल्टी भी आ सकती है खून की, खाया पिया ना उससे क्या ही जाने उसके बाद, ठीक है। सब स्टर्नल रीजन में भी उसको जलन वगैरह या पेन हो सकता है, तो ऐसी प्रेजेंटेशन होगी। और सबसे मेन चीज़ होती है आपके पास हिस्ट्री, वो बताते हैं कि भाई ये इनटेक की है, तो हिस्ट्री सबसे अगर अगर वो लेरेंस वगैरह को इफेक्ट कर दे तो लेरिंजाइटिस और आवाज़ बैठी हो या बंद हो, ये भी हो सकते हैं। अब ऐसे पेशेंट में सबसे पहले आपने करनी है रिससिटेशन। रिससिटेशन में ये आपने एयरवे को चेक करना है, क्योंकि एयरवे, अब लेरिंजाइटिस होगा ना, इन्फ्लेमेशन होगी, लेरिंक्स बंद हो गया तो फिर मसला बहुत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले अपने एयरवे की इवैल्यूएशन करनी है, और उसमें आपने अगर तो आपको लगे तो आपने उसकी प्रोटेक्शन करनी है, मतलब कोई एयरवे डाल देना है डिपेंडिंग अपॉन नीड्स। फ्लूइड्स आपने देने हैं, उसके अलावा आपने पीपीआईज वगैरह जो कि, ताकि क्योंकि एसिड अंदर चला गया है, बेस अंदर चली गई है, तो मजीद जो अब जो वाल है ना वो कमजोर हो गई है स्टमक की भी, ऐसे में हमने एसिड प्रोडक्शन को इनहिबिट करना है ताकि वो आके मजीद वर्स ना करे। आपने एनजी नहीं डालनी, एनजी तो आपने कभी नहीं डालनी, ठीक है। एनजी, क्योंकि एनजी आप डालोगे तो आप उसको परफोरेशन कर दोगे, एसोफेजियल परफोरेशन कर दोगे। और न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स ये होते हैं कि लेट्स सपोज अगर किसी ने बेस पिया तो उसके लिए बाज़ औक़ात कोई माइल्ड एसिड, या किसी ने एसिड पिया तो माइल्ड बेस न्यूट्रलाइज कर देना, साल्ट बना दे तो। लेकिन इसका कंट्रोवर्शियल है कि देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। फर्दर इवैल्यूएशन करनी है हमने, और फर्दर इवैल्यूएशन में आपको मैंने बताया था कि जो अपने पास एंडोस्कोपी है ना वो आप कर सकते हो विदिन पहले दिन। अभी आ जाए और आपने इतना, वैसे बहुत मतलब हमारे सेटअप में तो आपको पता है इतना फिजिबल नहीं होता, लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई ऐसी सिस्टम है और आप एंडोस्कोपी कर सकते हो तो विद इन फर्स्ट 24 आवर्स आप एंडोस्कोपी कर दो। अगर आप नहीं कर सकते, आपने पेशेंट को एडमिट कर दी है कंजर्वेटिवली मैनेज करके, तो अब आपने 5 से 15 दिन के दरमियान तो बिल्कुल नहीं करनी, 15 दिनों बाद, ऑलमोस्ट 2 हफ्तों के बाद जाके आप एंडोस्कोपी कर पाओगे, ठीक है। ये आपको इसका ख्याल रखना है। बाकी आपने इमरजेंसी में एक्सरे वगैरह करवा लेने हैं एब्डोमेन का, चेस्ट का सारे, ताकि इसे देख लें कि परफोरेशन वगैरह तो नहीं है कहीं। अगर आपको एयर अंडर डायफ्राम या कोई भी ऐसा साइन मिलता है एयर इन मेडियास्टिनम परफोरेशन वाला, तो आपने उसको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। अब उसने ना बर्न्स की क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, ये आपको एंडोस्कोपी पे नजर आती है। जब एंडोस्कोपी करते हो ना तो आपको नजर आता है कि फर्स्ट डिग्री बर्न्स है, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न्स है, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री में मतलब सिंपली सिंपली समझो ना, तो फर्स्ट डिग्री में सिर्फ हाइपरीमिया म्यूकोजा का, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एडिमा है, ठीक है। और थर्ड डिग्री में ना स्लफिंग हो गया म्यूकोजा की, तो इसके दरमियान में अपने ग्रेड्स बाकी समझ लेंगे। फर्स्ट डिग्री में क्या है कि कुछ ऑलमोस्ट सिर्फ हाइपरीमिया और एडिमा है सिर्फ, और थर्ड डिग्री में वो उतर ही गई है म्यूकोजा। और सेकंड डिग्री में फिर क्या हुआ कि वहाँ बीच बीच में ना अल्सर्स है, हेमोरेजेस है, स्यूडो मेम्ब्रेन, मतलब इसके दरमियान वाली कोई सिचुएशन है। बस इतना सा आप याद रखो, बेसिक सा। अब इसने एक अपने हिसाब से मैनेजमेंट बता दी है। मैनेजमेंट यही है कि सबसे पहले उसे रिससिटेट करो, और अगर आपको एक्सरे वगैरह करवाया उसमें परफोरेशन मिल गई तो आपने फौरन सर्जरी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है वो तो फिर आपको हम पहले से डिस्कस करके आएंगे। लेकिन लेट्स सपोज कि आपने नहीं, ऐसे एक्सरे पे कोई भी आपको परफोरेशन साइन नहीं मिला और पेशेंट स्टेबलाइज हो गया है, तो विद इन 12 to 24 आवर्स आप उसकी एंडोस्कोपी की वैल्यूएशन कर लो। उस पर देख लो कि डिग्री फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, कि थर्ड डिग्री बर्न्स है। अगर तो फर्स्ट डिग्री बनना है ना तो कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन एनजी ट्यूब डाल दो और डिस्चार्ज कर दो उसको पेशेंट को। अगर सेकंड डिग्री बर्न्स है तो ऐसे में आप एंटीबायोटिक्स वगैरह दो, उसको न्यूट्रिशन का कोई और सोर्स, किसी और सोर्स ना फीडिंग नहीं कर सकता अभी वो, और सीरियल उसकी एंडोस्कोपी करते रहो, देखते रहो इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। और थर्ड डिग्री में ये है कि आपको वही या तो आप ऑपरेशन करो, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आप कह रहे हो कि भाई इसोफेगस ज़्यादा गल गई है, ये नहीं सही रहेगी या रप्चर होने का चांस है, तो आपको तुम्हें भी उससे निकालना ही पड़ेगा, सर्जरी करनी, लाइक डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप उसको मैनेज कर लो। या अगर आप सीरियल ईजीडी करवा के उसे इवैल्यूएट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ गई इनकी मैनेजमेंट, सही है। इसने वही बातें बताई है कि जो फर्स्ट और सेकंड डिग्री है उसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हो,
लेकिन अगर ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल है, तो ऐसे में आपको एसोफेजेक्टमी भी करनी पड़ सकती है और बाद में फिर आपको उसको एसोफेगस बनानी पड़ेगी जजनम या क्लोन के साथ ना। तो मतलब बाकी चीज़ें आ गई अपने पास, ये आपने देख लेना है। अब अपने पास है कार्सिनोमा एसोफेगस, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।